India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में आगे आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े हुए तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे और कोर्ट की कार्रवाई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसले आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जज नियुक्ति मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिलाया भरोसा। कहा 6 महीने से अधिक समय से केंद्र के अधीन लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें 3 महीने में की जाएंगी तय। सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पर कोर्ट ने जारी किए नए दिशा निर्देश। लक्षण दिखने पर कोविड जांच के बाद ही मिलेगी प्रवेश की इजाजत। मास्क और सामाजिक दूरी पर भी हिदायत। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अनाम्पी नारायणन को फर्जी जासूसी केस में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश। 3 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया खारिज। कहा वीडियो क्लिपिंग ने कोर्ट की अंतरात्मा को हिला दिया। India Legal presents Courts Roundup. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की 220 रिक्तियों के लिए सिफारिशें हासिल नहीं हुई हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। वहीं अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 6 महीने से अधिक समय से केंद्र के अधीन लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें 3 महीने के भीतर तय हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी उसके मुताबिक देश भर के उच्च न्यायालयों में 1080 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल जजों के 416 पद खाली हैं। 196 नामों की सिफारिशें केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम स्तर पर लंबित है और 25 मार्च को सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए जरूरी समय के बारे में बयान देने के लिए अटॉर्नी जनरल को पेश होने को कहा था। वहीं एजी वेणुगोपाल ने कहा कि हाईकोर्ट में पद खाली होने से 6 महीने पहले सिफारिशें भेजने की उम्मीद होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मेघालय, ओडिशा और सिक्किम के हाईकोर्ट ने रिक्तियों के लिए नामों की सिफारिश नहीं की जो 5 साल से खाली हैं। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मंत्रालय को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों के लिए कोई सिफारिश नहीं मिली, जिसमें वर्तमान में 5 रिक्तियां हैं। इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने रिक्त पदों के लिए नामों की सिफारिश नहीं की है, जो मौजूदा समय में 1 से 5 साल के लिए खाली है। मणिपुर, पंजाब, हरियाणा के उच्च न्यायालयों ने सेवा से रिक्तियों के लिए नामों की सिफारिश नहीं की, जो कि 5 साल से मौजूद हैं। 25 मार्च को सुनवाई में सीजीआई बोबडे, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय को उचित समय अवधि के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं न्यायाधीशों को असुरक्षित महसूस करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एसए बोबडे ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें आश्चर्यजनक रूप से झूठी हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि न्यायाधीशों की स्थिति को असुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। देश में उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एडहॉक जजों के नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। आज मामले में एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि एडहॉक जजों की नियुक्ति का फैसला लेने का अधिकार संविधान ने सीजीआई पर छोड़ा है। सीजीआई को नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ निश्चित रूप से चर्चा करनी होगी। अगर न्यायाधीश को लगता है कि उनके पास कुछ बेहतर है तो वो नहीं कहेंगे। और जस्टिस कौल ने कहा कि एडहॉक जजों की उद्देश्य उन मामलों से निपटने का है जिनकी
संख्या ज्यादा हो गई है। ये तर्क उनकी नियुक्ति के लिए गलत नहीं होगा। एडहॉक जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो एडहॉक जजों की नियुक्ति लंबित मामलों के हिसाब से करे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिला सीजेआई होनी चाहिए और हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर कोलिजियम ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं की भागीदारी उनके अनुपात के अनुसार हो। सीजेआई ने इस मामले पर कहा कि हाईकोर्ट के सीजेआई होने के समय हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जिस महिला वकील से पूछा जाता था वो यही कहती थी कि बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, और इस तरह से महिला जज नियुक्त करने में तमाम परेशानियां हैं। सीजेआई ने कहा कि आप चिंता न करें, समय आ गया है कि भारत की मुख्य न्यायाधीश महिला होंगी। और सीजेआई की ये टिप्पणी महिला वकील की उस मांग पर थी जिससे में जजों की नियुक्ति में प्रतिभावान महिला वकीलों की जगह दी जाने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि न्यायालय में महिलाओं का अनुपात मात्र 11% है, जो बहुत ही कम है। दरअसल हाईकोर्ट में पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजों को नियुक्त करने के मामले पर दाखिल एक अन्य याचिका, जो महिला वकीलों की तरफ से दाखिल याचिका नोटिस जारी करने से मना कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि एमओपी में संशोधन कर महिलाओं को जज नियुक्त करने की व्यवस्था की जाए। कोरोना से निपटने के लिए और उसका प्रसार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने वाले कोर्ट स्टाफ या फिर वकीलों के स्टाफ या संयोजन एजेंसी के स्टाफ में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना रोकथाम के लिए जारी नए सर्कुलर में यह भी कहा है कि जिन लोगों को जुकाम, बुखार, शरीर दर्द, डायरिया या स्वाद व महक का एहसास चला गया है, इन लक्षणों वाले लोग सुप्रीम कोर्ट न आए और तत्काल स्वयं को घर में आइसोलेट कर और डॉक्टर की सलाह लें। इसमें कोर्ट स्टाफ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मामलों के अचानक बढ़ने और रजिस्ट्री कर्मचारियों, अभिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों आदि सहित लोगों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से संबंध में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त दिशा निर्देश मौजूदा प्रोटोकॉल के अलावा शीर्ष अदालत के रजिस्ट्री द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से जारी रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं दिशा निर्देशों पर। सुप्रीम कोर्ट आने वाले सभी लोग जैसे रजिस्ट्री स्टाफ, संबंधित एजेंसियों के स्टाफ, वकील और उनके स्टाफ, एहतियाती में अगर बीमारी का कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सभी जजों, कर्मचारियों, वकीलों के स्टाफ को कोविड टेस्ट कराकर ही दाखिल होना होगा। सभी नियंत्रण अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्टाफ मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करे और बार बार हाथ धोए या सैनिटाइज करे। अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, बदन दर्द, दस्त या सूंघने की शक्ति चले जाने जैसे लक्षण है तो उन्हें परिसर में आने से बचना चाहिए और तुरंत आइसोलेट होकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैंपस में कोई भी भीड़ या जमावड़ा नहीं होगा और आम इलाकों में आवाजाही केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए और न्यूनतम समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए। लिफ्ट का उपयोग एक बार में 3 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और केवल ऊपर की तरफ जाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नीचे आने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाना चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से वर्चुअल हो गया। सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट सुनवाई कर रहा है और किसी भी तरह से फिजिकल मेंशनिंग या शारीरिक रूप से उपस्थिति आदि बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, न्यायाधीश भी कोर्ट आने के बजाय घर से ही मुकदमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाबी नारायणन को 1994 के फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 3 महीने के अंदर सीबीआई को अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन से जुड़े 1994 जासूसी मामले में गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर विचार करने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की अर्जी और शीर्ष अदालत के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश DK जैन की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट पर विचार किया और सीबीआई जाँच के आदेश दिए। केंद्र ने 5 अप्रैल को न्यायालय में अर्जी देकर मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए पैनल की रिपोर्ट पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जासूसी केस में नबी नारायण को फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों की चूक और कमीशन के कृत्यों की जांच के लिए कमेटी बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि जैन कमेटी रिपोर्ट की शुरुआती जांच रिपोर्ट मानते हुए इस मामले की जांच की जाए। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने का समय दिया है, यानी 3 महीने के भीतर सीबीआई को अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। न्यायालय ने 14 सितंबर 2018 को पैनल का गठन करते हुए केरल सरकार से मुआवजे के रूप में वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए थे, क्योंकि नाम्बी नारायणन को बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था। पैनल का गठन करते हुए न्यायालय ने गलती करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था, जिनके कारण नारायणन को उत्पीड़न और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने केंद्र और केरल सरकार से पैनल में एक-एक सदस्य नियुक्त करने को भी कहा था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एरोस्पेस इंजीनियर नम्बी नारायणन इसरो के साइरोजोनिक्स विभाग के प्रमुख थे, जब वो एक जासूसी कांड में फंसे। नवंबर 1994 में नम्बी नारायणन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों से साझा की थी। नम्बी नारायणन को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे थे। उन पर स्वदेशी तकनीक विदेशों को बेचने का आरोप लगाया गया। बाद में सीबीआई जांच में ये पूरा मामला झूठा निकला। 1998 में खुद के बेदाग साबित होने के बाद नारायणन ने उन्हें फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार के लिए पूर्व जज जस्टिस डीके जैन को नियुक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हवलदार दीपक दिग्ना पर सरेआम पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें शाहरुख को जमानत देने से इनकार किया गया था। दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाला आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल 9 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की थी, यानी वो अब सलाखों के पीछे ही रहेगा। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए शाहरुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, अब आगे मामले की सुनवाई में और वक्त लगेगा। ऐसे में उसे जेल में रखने का औचित्य नहीं है। शाहरुख पठान ने दलील दी थी कि उसको जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं पुलिस ने जमानत याचिका पर विरोध करते हुए कहा था कि शाहरुख पर लगे आरोप गंभीर हैं और उसने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। पीठ ने कहा था कि यदि आप कानून हाथ में लेते हैं और हीरो बनते हैं तो आपको कानून का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी मंशा हीरो बनने की थी, इसलिए आपके पक्ष में अदालत निर्णय नहीं ले सकती। अतिरिक्त सरकारी वकील अमित चड्ढा ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि पुलिस को 2 और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें वो पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और पूरे देश ने जो कुछ देखा वो पर्याप्त सबूत है। जो खुलेआम पुलिस पर पिस्तौल तान सकता है, उसके प्रति दया किस आधार पर दिखाई जाए। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया था कि शाहरुख न सिर्फ दंगे में शामिल रहा, बल्कि कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल जून में भी शाहरुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने खुलेआम पिस्तौल तानकर हीरो बनने के लिए कानून हाथ में लिया, अब उसे कानून का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद शाहरुख के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनन्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनन्या, शाहरुख पठान की जमानत रद्द करते वक्त कोर्ट ने किन बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया था? जी हाँ, आज जब कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया तो साफ तौर पर कोर्ट का ये कहना था कि जो वीडियो क्लिपिंग्स शाहरुख पठान की जो वीडियो क्लिपिंग्स थी जहाँ पे वो फायरिंग कर रहे थे या फिर जहाँ पर वो इंटिमिडेट कर रहे थे क्राउड को, उनको देखते हुए साफ साफ कोर्ट का ये कहना था कि दिस हैज शेकन द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। और दूसरी तौर पर साफ तौर पर कोर्ट ने इनफैक्ट जो पिटिशन है शाहरुख पठान की उसमें भी कुछ खामियां थी, जिसमें काफी बड़े आरोप जो है मिनिस्टर्स पर, जजेस पर और इंडियन गवर्नमेंट पर जो लगाए गए थे उस पर भी अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे आरोप बिना किसी तथ्यों के लगाना सही बात नहीं है और जो बार के जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए ऐसी पिटिशंस फाइल करने से पहले। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर ये माना कि शाहरुख पठान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेहरा इस पूरे दिल्ली राइट्स का है
और इनका जो रोल है वो बाकी लोगों से अलग है और इसीलिए उसको बेल देने से इनकार कर दिया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या इस सारी जानकारी के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल पंप आवंटित किए गए या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर पेट्रोलियम मंत्रालय और साथ ही सामाजिक न्याय मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किए और इस याचिका में 2016 के अधिनियम के अनुरूप पेट्रोल पंप या फिर डीलरशिप के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण देने का अनुरोध किया गया था। 75% तक दृष्टिबाधित महिला की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि डीलरशिप के आवंटन के लिए एचपीसीएल अब भी पुराने निरस्त किए गए 1995 के दिव्यांगजन अधिनियम का पालन कर रहा है। अधिवक्ता संजय कुमार सिंह के माध्यम से दायर याचिका में महिला ने दिव्यांगजन कानून 2016 के तहत गठित मुख्य आयुक्त कार्यालय के दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी है और उस आदेश में कहा गया है कि एचपीसीएल के नवंबर 2018 के विज्ञापन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इंगित खुदरा दुकानों के आवंटन के तरीके या कंपनी की योजना में कोई खामी नहीं दिखी। याचिका में दावा किया गया है कि आवंटन योजना में कोई खामी नहीं पाते हुए मुख्य आयुक्त ने निरस्त कानून के आधार पर बताने की बजाय एचपीसीएल के 2016 के कानून के अनुरूप अपनी रीति में सुधार करने को कहा। याचिका में 2018 के विज्ञापन के आधार पर किए गए आवंटन रद्द करने का भी अनुरोध किया गया क्योंकि यह पुराने कानून के आधार पर हुआ है। उधर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई की एक मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अता करने की अनुमति देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कोविड-19 के चलते गंभीर हालात पैदा हो गए और लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति आर.डी. धनुका और साथ ही न्यायमूर्ति विजय बिष्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए पाबंदियां लगाने की जरूरत महसूस की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दी निजामुद्दीन मरकज खोलने की इजाजत, तो इसके साथ ही निजामुद्दीन मरकज में नमाज की इजाजत मिल गई है। दिन में 5 बार 50 लोगों को नमाज अता करने की मंजूरी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक विशेष अनुमति पीठ ने मुंबई में जामा मस्जिद को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में चल रही गंभीर कोविड-19 स्थिति को देखते हुए नमाज के लिए खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस आर.डी. धानुका और जस्टिस विजय बिष्ट की पीठ ने बॉम्बे ट्रस्ट दायर दक्षिण मुंबई में क्रॉफोर्ड मार्केट के पास 1 एकड़ भूखंड पर बनी जामा मस्जिद में दिन में 5 बार नमाज और तरावी की नमाज अदा करने के लिए केवल 50 लोगों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य में जमीनी हकीकत को देखते हुए हम याचिकाकर्ता को 13 अप्रैल 2013 के आदेश के उल्लंघन में मस्जिद में कोई भी प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दे सकते, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में और महाराष्ट्र के सभी निवासियों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम एनआर में एनसीटी, दिल्ली सरकार और अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2021 के आदेश को एक मिसाल के तौर पर नहीं मानने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सहमति दी है। बेंच ने कम से कम 3 मामलों का हवाला दिया जहां अन्य धर्मों के लोगों को रीति रिवाजों को मानने की अनुमति नहीं है। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के जैसा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग 7,000 लोगों को मस्जिद में रखा जाता है, हालांकि केवल 50 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विवाह कम लोगों की मौजूदगी में हो सकते हैं तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि 12 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सभी आवश्यक एसओपी का पालन करते हुए दिल्ली की एक मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने पर विचार किया है। राज्य के वकील ज्योति चौहान ने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र ने 60,228 मामले दर्ज किए, जिनमें से 11,000 मामले केवल मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई की स्थिति अलग है। उन्होंने राज्यों द्वारा ताजा एसओपी का भी हवाला देते हुए कहा कि लोगों को कोविड चेन को तोड़ने के लिए घर पर रहने की जरूरत है। न्यायालय ने अनुच्छेद 25 को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार है। वहीं सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की मौत के मामले में 4 लोगों को बरी कर दिया है। दरअसल शादी के 2 महीने बाद ही एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी और महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी मेघा के ससुराल वाले दहेज की वजह से उसे परेशान किया करते थे। इस मामले में निचली अदालत ने परिवार के 4 सदस्यों, महिला के पति, उसके माता पिता और भाई को दोषी करार दिया था और सोलापुर अदालत ने आरोपी परिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूतों के आधार पर अपने दावे को साबित नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि आसपास की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या शादी के 2 महीने के भीतर आत्महत्या का मामला है। अभियोजन पक्ष किसी भी उत्पीड़न को साबित करने में विफल रहा है। दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 और 4 के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। दरअसल इस जोड़ी की शादी 28 जुलाई 2010 को हुई थी और ये एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। जिस दिन महिला ने आत्महत्या की उस दिन उसका पति और महिला का भाई घर से बाहर चले गए थे। पति ने महिला के भाई को पास के एक बस डिपो पर छोड़ दिया था और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर जब परिवार के लोगों ने महिला के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला। जब जबरन गेट खोला गया तो महिला सीलिंग से लटकती हुई नजर आई। महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि मृतका बताती थी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि 1 तोला सोने की अंगूठी की मांग न पूरी होने की वजह से उसे भूखा रखा गया था और मेघा ने औरंगाबाद में मैथ में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था। नमस्ते। फिलहाल कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.